फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस इज ऑल। तो फ्रेंड्स देखो, ये मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसके अंदर हम जो हैं एटम्स के बारे में, माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में और क्वांटम फिजिक्स, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो अब देखो, आज की जो वीडियो है वो उस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो, जिसके अंदर हम एटम्स के बारे में देखने वाले हैं। एटम्स के बारे में, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में एंड डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं एटम से। एटम्स, अभी एटम्स चीज क्या होती है, एटम होता क्या है? तो अगर मैं आपको सीधा डेफिनेशन से स्टार्ट करूं तो ठीक नहीं रहेगा। मैं आपको हिस्ट्री से बताता हूँ पूरी कहानी इस वीडियो के अंदर। तो देखो, आज से करीब 2500 साल पहले, मतलब कि 500 बीसीई की बात है, उसके आसपास के भारत के अंदर भी सेम चीज हुई और ग्रीस के अंदर भी सेम चीज हुई। भारत में क्या हुआ कि एक महर्षि थे, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, ठीक है ना? उन्होंने क्या किया, वो एक बार मंदिर में बैठे थे, तो उन्होंने एक चावल का टुकड़ा देखा। ठीक है ना? तो उन्होंने चावल के टुकड़े को 2 भागों में काट दिया। ऐसा था, चावल का टुकड़ा को बड़ा करके बनाया है। उन्होंने इसको 2 भागों में काटा और 2 भागों में काटा और काटते चले गए ऐसे ऐसे। एक लिमिट के बाद अब उनका हाथ भी बड़ा है, इसीलिए एक लिमिट के बाद अगर वो काटते, वो दाना उछल जाता है या फिर जो भी होता है, ठीक है ना? इसलिए एक लिमिट के बाद वो उसे काट ना पाए। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस दाने को और काटता जाऊं काटता जाऊं काटता जाऊं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इससे इन्फिनिटली काटता ही जाऊंगा, है ना? तो उन्होंने क्या सोचा कि एक लिमिट के बाद में इस दाने को जो है और काटना जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा वो जो छोटा सा जो पार्टिकल हमें मिलेगा, इसे काटते जाने पर जब वो असंभव हो जाएगा काटना, जब हमें एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा, उसे उन्होंने नाम दिया परमाणु। परमाणु, ठीक है ना? और एटम्स को हिंदी में परमाणु कहते हैं। परमाणु जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, परम, और ये हलंत है, ठीक है ना? ऊ की मात्रा नहीं है, और अणु। तब देखो, परम का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर। और अणु का मतलब होता है, हिंदी के अंदर अगर आप देखोगे, विज्ञान का अणु कुछ और है, मॉलिक्यूल। हिंदी के अंदर अणु का जो है मीनिंग होता है कोई तरह का कण, ठीक है ना? जो कण है उसका पर्यायवाची, सिनोनिमस है अणु। कण यानी कि पार्टिकल, कोई जैसे कि नमक का पार्टिकल, रेत का पार्टिकल, कोई तरह का पार्टिकल, कण उसका सिनोनिमस है, पर्यायवाची है अणु। तो मतलब कि परम अणु यानी सबसे श्रेष्ठ कण। जब हम उसे काटते जाएंगे तो हमें एक ऐसा कण मिलेगा जिसे हम और नहीं काट सकते हैं, तो वो परम यानी श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ जो है कण होगा। ठीक है ना? और इसी टाइम की बात है, लगभग इसी टाइम पीरियड की बात है, ग्रीस के अंदर जो है 2 फिलोसोफर्स हुए थे, जिनका नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ठीक है ना? इन 2 फिलोसोफर्स ने कहा, सेम चीज कही, कि अगर हम कोई मैटर ले, मैटर यानी कि पदार्थ, अगर हम कोई मैटर ले, अगर हम उसे काटते जाएं तो एक लिमिट के बाद में उसे काटना इम्पॉसिबल हो जाएगा, कट करना उसे इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है ना? वो अनडिविजेबल हो जाएगा, ठीक है ना? उसके और भाग नहीं किए जा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा, वो जो हमें एक पार्टिकल मिलेगा, उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया एटम।
उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया एटम। अगर आप देखो कि एटम का मतलब इंग्लिश ग्रामर में, तो एटम का मतलब होता है अनकट, अनकट जिसे और काटा नहीं जा सके। ठीक है, तो ये थी हिस्ट्री की बात। अब चलते हैं थोड़ी साइंस पर। साइंस में जो है लगभग 17वीं या 18वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ था, जो साइंटिस्ट थे, केमिकल साइंटिस्ट, उनके दिमाग में आया कि जो हम केमिकल जो है रिएक्शंस करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, वो क्यों होते हैं, क्यों दो केमिकल एक दूसरे से मिल जाते हैं और कोई तीसरा केमिकल बना देते हैं, कोई नई चीज बना देते हैं, ऐसा क्यों होता है, उनके दिमाग में आया। ठीक है ना। उस समय केमिकल रिएक्शंस के बारे में ज्यादा जानकारी तो थी ही नहीं। अभी कुछ 250 साल पहले की बात है कि अभी जो हम जितने एलिमेंट्स जानते हैं लगभग 118, यानी कि 118, उस समय जो है 50 एलिमेंट्स ही पता थे हमको कुछ। ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा कि ये केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है। ठीक है ना। तो उसमें से जो है अभी जो एटम की जो थ्योरी थी, ये फिलोसॉफी के अंदर थी, ये साइंस में थी ही नहीं। ठीक है ना। साइंस के अंदर इसका समावेश नहीं किया गया, इसको साइंस का भाग नहीं माना गया था उस टाइम तक। ठीक है। तो उस समय क्या था कि दो केमिकल साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था लवॉइजर। एंड एक थे प्राउस्ट। लवॉइजर एंड प्राउस्ट, इन दोनों ने जो है केमिकल रिएक्शन के दो लॉ दिए, जैसे लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा। इसमें से पहला लॉ क्या था कि उसे जो है कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना। ये फिजिक्स वाला कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है, ऐसा फिजिक्स का नहीं, ये केमिस्ट्री वाला कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो देखो, सपोज करो, मैं मिटा देता हूँ ऊपर से। तो देखो, सपोज करो कि आपने कोई दो केमिकल्स लिए ए एंड बी। ठीक है ना। आपने ए एंड बी को मिलाया, उसके बीच में आपने केमिकल रिएक्शन करवाया। ठीक है ना। आपने ए और बी को मिलाया, तो आपको कुछ उसको मिलाने पे जो केमिकल रिएक्शन हुआ, उससे दो नए जो हैं केमिकल्स बने, सी और डी। सी बना और एक डी बना। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ था, उस समय उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स निकाला था इस लॉ को, उसके हिसाब से जो है ए और बी का जो टोटल मास होगा, ए और बी का टोटल मास इक्वल होगा सी और डी के टोटल मास से। जैसे कि मान लो आपने ए, मान लो ऑक्सीजन या कोई भी जो है, आप मान लो ये ऑक्सीजन मान लो, ये हाइड्रोजन मान लो, ये कुछ और मान लो, वो कुछ और मान लो, या फिर कोई और भी मान सकते हो। मान लो आपने ए जो है वो कुछ जो है लाइक 25 ग्राम आपने मिलाया है, ए 25 ग्राम, और बी आपने मिलाया है 30 ग्राम, तो टोटल क्या हुआ, 55 ग्राम हुआ। ठीक है। तो अगर ए और बी का टोटल मास 55 ग्राम है, तो सी और डी का टोटल मास भी 55 ग्राम ही होगा। ठीक है ना। अगर ए और बी का टोटल मास 55 ग्राम है,
तो सी और बी डी का जो टोटल मास है वो भी 55 ग्राम ही होगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सीधा सा। अब जो दूसरा लॉ था, जो दूसरा लॉ था वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो, लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो, ठीक है ना। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि आपने दो एलिमेंट्स लिए, उनको जोड़ के आपने कंपाउंड बनाया। एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं, मैटर के टाइप होते हैं। एलिमेंट्स मतलब कि ऐसे जो कि मैटर के प्योर स्टेट हो, ठीक है ना, जिनको बनाया ना जा सके, ऐसे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को मिलाकर जो बनते हैं वो कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जो है एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, करीब 118 टोटल एलिमेंट्स हैं। ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। एंड जो दो या तीन एलिमेंट्स मिलकर बनता है वो क्या है, कंपाउंड है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड जो हाइड्रोजन है उसको मिलाकर वाटर बनता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो मान लो आपने कोई ए एलिमेंट लिया और कोई बी एलिमेंट लिया, उन दोनों को जोड़ के आपने कोई कंपाउंड सी बनाई। कोई ए एलिमेंट लिया, कोई बी एलिमेंट लिया, उन दोनों को जोड़ के कंपाउंड आपने सी बनाया। तो अगर आप ए और बी को जोड़कर सी हमेशा बनाना चाहते हो तो आपको ए और बी का रेशियो हमेशा सेम रखना पड़ेगा। आपको ए और बी का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम सब जानते हैं कि हम जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, उसमें जब हम ऑक्सीजन जोड़ते हैं, ऑक्सीजन, तो हमें वाटर मिलता है, हम सब जानते हैं। देखो मान लो कि हमने हाइड्रोजन को जो है 5 केजी ले लिया, हमने ऑक्सीजन को 4 केजी ले लिया, तो ऐसे वाटर नहीं बनेगा। हम कोई भी रैंडम जो है इसका मास लेकर वाटर नहीं बना सकते। हमको इसका मास हमेशा एक क्या है, सेम रेशियो में देना पड़ेगा। तो कोई भी एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड बनाते समय हम उन एलिमेंट्स को एक है ना कांस्टेंट रेशियो के अंदर लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर के जो सिचुएशन है वहाँ पे हाइड्रोजन को लेते हैं 1 और ऑक्सीजन को लेते हैं 8, तो इसके बीच का रेशियो 1:8 रहता है। मतलब कि अगर हम हाइड्रोजन को 1 ग्राम ले और ऑक्सीजन को 8 ग्राम ले तब हमें 9 ग्राम वाटर मिलेगा। अगर हम हाइड्रोजन को 2 ग्राम ले एंड ऑक्सीजन को अगर हम 16 ग्राम ले तो हमें जो है 18 ग्राम वाटर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है सेकेंड लॉ, इसका सेकेंड केमिकल रिएक्शन का लॉ है। अब देखो ये जो मैंने दो लॉ बताया केमिकल रिएक्शन के, ये लॉ जो है केमिस्ट्री के बेस लॉ है। इन लॉ से केमिस्ट्री की एक नई शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। अब हम जो है बात करने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखो जो प्रश्न था मेन कि केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं, वो उनका उत्तर तो साइंटिस्टों को जो है दो लॉ से मिला ही नहीं। तो क्यों होते हैं इसका उत्तर देने के लिए एक फिजिसिस्ट थे डाल्टन नाम के, उन्होंने अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी। उनका जो पूरा नाम है वो था जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर बहुत सारे जो है नियम दिए हैं, कुल 6 या 7 नियम हैं। उन नियमों को मैं आपको ऑर्डर वाइज नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको वो नियम समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे ऑर्डर वाइज बताने की उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी मैटर जो होता है ना वो कई सारे एटम्स से मिलकर बनता है, हर मैटर एटम से मिलकर बनता है।
एटम कोई भी तरह के मैटर की अनडिविजिबल यूनिट है। जैसे कि मार्कर है, तो ये मार्कर बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना है, ठीक है ना। हर चीज यूनिवर्स की कोई मैटर जो हो वो एटम से मिलकर बनती है। जैसे कि एक वॉल है, वो ब्रिक से मिलकर बनती है, तो ब्रिक उसकी यूनिट है। एक जो लिविंग बीइंग है वो कई सारी सेल से मिलकर बनता है, तो सेल उसकी यूनिट है। वैसे ही हर मैटर की यूनिट क्या है, एटम है, वो भी अनडिविजिबल, जिसे और ज्यादा डिवाइस नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर क्या है, जैसे कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो हर केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। उन जो चेंज है वो केमिकल में नहीं, वो केमिकल के एटम्स में होता है, उससे केमिकल के अंदर हमें चेंज लगता है, ठीक है ना। वो एटम्स है एक दूसरे पे इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन का एटम है, ये कार्बन का एटम है, तो ये एक दूसरे के साथ कुछ अदला बदली करेंगे, ठीक है ना, और उससे ही हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। अब इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली करते हैं, वो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो सब हम इस प्लेलिस्ट की शायद तीसरी या चौथी वीडियो के में देखेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि एटम को क्या बनाया जा सकता है, या फिर एटम को तोड़ा जा सकता है, या फिर एटम को हम डिस्ट्रॉय यानी कि विनाश कर सकते हैं एटम का। तो इन तीनों का आंसर है नहीं। ये जॉन डाल्टन ने कहा कि हम एटम को तोड़ नहीं सकते हैं, बट ये जो थी इनकी थ्योरी कि हम एटम को तोड़ नहीं सकते, या बाद में सब एटमिक पार्टिकल्स की जो खोज हुई उसके बाद में ये थ्योरी, मतलब ये जो रूल था ये फ्लॉप हो गया, ठीक है ना। फिर जो है सब एटमिक पार्टिकल्स आने लगे। अब ये सब एटमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं वो सब हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर आगे की वीडियोस में देखेंगे। और उन्होंने कहा कि हम एटम को बना नहीं सकते हैं, और ना ही हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब जो चीज है ये कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लॉ को प्रूव करती है। देखो कैसे, मान लो कोई एक केमिकल था, ये बीकर है, यहाँ पे एक केमिकल था, यहाँ पे जैसे कि मान लो ये एक केमिकल है, ये दूसरा केमिकल है। अब जब ये मिलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लो इसका एक एटम, ये वाले केमिकल का एक एटम इस केमिकल के एक एटम से मिलेगा, ठीक है। अब ये जब एटम मिलेंगे तो ना एटम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और ना एटम बन सकते हैं। तो ये मिलने के बाद अपनी प्रॉपर्टी कर लेंगे चेंज, और वापस से ये दो एटम ही रहेंगे। मतलब ये मिलने के बाद एक एटम नहीं बनेगा, ये दो एटम ही रहेंगे। अब चूंकि इन एटम के पास कुछ मास है और इनके मिलने से चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली होगी, इसलिए इन दोनों का जो टोटल मास है वो तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब पूरे केमिकल रिएक्शन में ऐसे लाखों एटम्स के पेयर रहेंगे। अब अगर लाखों एटम्स के पेयर के पहले का मास बाद के मास के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन के पहले का मास केमिकल रिएक्शन के बाद के मास के इक्वल होगा। ये जो है ये कंजर्वेशन ऑफ मास है एक तरह से। अब देखते हैं इसका तीसरा नियम क्या कहता है कि हर जो है परफेक्ट कोई एक एलिमेंट या कंपाउंड के एटम्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, और उस एलिमेंट के सारे एटम्स में सेम प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि आपने एक ऑक्सीजन का एटम लिया कुछ ऐसा, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम रहेगी, इसलिए ऑक्सीजन का एटम है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज की वजह से ये एक ऑक्सीजन का एटम है। अब आप दूसरा कोई भी ऑक्सीजन का एटम ले लो, उन सब की प्रॉपर्टीज सेम ही रहेगी, बदलेंगी नहीं। अब चूंकि एटम की भी एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है, इसलिए कोई जो ऑक्सीजन मेटल है, सॉरी मेटल नहीं मटेरियल है, वो बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है, ऑक्सीजन गैस। तो अगर एटम्स की ही यूनिक प्रॉपर्टी है तो पूरे ऑक्सीजन गैस की ही एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और ऐसे ही कंपाउंड्स के अंदर भी होता है। फिर बात है कि जो एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक ऑक्सीजन का एटम है और ये कोई दूसरा कार्बन का एटम है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी।
एक दूसरे से अलग अलग होंगी, इसलिए ये ऑक्सीजन का है और ये कार्बन का है। ठीक है, और फिर उन्होंने लाइक क्या कहा, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी और इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, और एक निश्चित अनुपात की बात कही थी। उन्होंने क्या कहा कि मान लो वापस वो बीकर वाला एग्जांपल लेते हैं, ये एक बीकर है, उसमें एक केमिकल है और उसमें अपने एक दूसरा केमिकल मिला लिया। अब जहाँ पे ये केमिकल एक दूसरे से मिक्स होंगे वहां पर ऐसे इस केमिकल का एटम दूसरे केमिकल के एटम के पास जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एटम के जितने भी पेयर्स बनेंगे उन पेयर्स में जो केमिकल मिल रहा है और जो केमिकल जो है उसमें जा रहा है, मतलब उससे मिल रहा है दोनों केमिकल के एटम्स का जो मास का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा सारे पेयर्स में। जैसे कि एक एटम यहाँ यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ यहाँ मिल रहा है, तो उसका दूसरा पेयर बनेगा ऐसे, फिर एक यहाँ यहाँ, तो ऐसे ऐसे पेयर्स बनते रहेंगे। तो इन पेयर्स में जो एटम का जो मास है वो मास का रेशियो सेम रहेगा। अब ये सेम क्यों रहेगा? क्योंकि एटम की प्रॉपर्टी होती है कि एक एलिमेंट के एटम का जो मास है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे कि अगर आपने ऑक्सीजन के दो एटम ले लिए हो तो इनका मास हमेशा सेम रहेगा। अब चूंकि पेयर्स के अंदर इनका मास तो हमेशा सेम है और चूंकि इनका मास भी सेम ही है इसलिए इनके मास का रेशियो भी सारे पेयर्स में सेम रहेगा। अब चूंकि मास का रेशियो सेम रहेगा इसीलिए टोटल मास भी क्या रहेगा, उसका रेशियो है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने जो है कुल 6 नियम दिए थे अपनी थ्योरी के अंदर, जिसे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम जो है मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में जानेंगे, और आगे के जो मैं 4-5 वीडियोस डालूंगा वो क्वांटम फिजिक्स की एक स्पार्क है एक तरह से। उसके बाद में हम क्वांटम फिजिक्स ही डालेंगे। आगे के 4-5 वीडियो जो केमिस्ट्री के हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपको क्वांटम फिजिक्स समझ आ जाए, क्योंकि वो समझने के लिए आपको पहले थोड़ी बेसिक केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसलिए हम स्पार्क डाल रहे हैं कि एटम क्या होता है, इस पे कौन कौन से लॉ होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब हम इन 4-5 आगे की वीडियो में बताएंगे। और जो नॉलेज हमारे पास है उससे फिर हम शुरू करेंगे क्वांटम फिजिक्स, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।